हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण। पहले बात कर लेते हैं पदार्थों का पृथक्करण होता क्या है। तो कोई भी चीज़ों को अलग अलग करना, पृथक्करण मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। तो जब हम चीज़ों को अलग करते हैं, जैसे कभी कुछ मिक्स हो जाती है तो हम उसको अलग करते हैं, तो पृथक्करण कहलाता है। जैसे चाय में से चाय पत्ती को अलग करना, आटे में से चोकर को अलग करना, ठीक है। तो इसी प्रकार होता है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं हम, जिनमें हम पदार्थों से क्या करते हैं, किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव्य से चालनी या छलनी द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पृथक करते हैं। जो चाय होती है, हम चाय पत्ती को क्या करते हैं, छलनी द्वारा पृथक करते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार से कुछ हम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या भाई, फसल की कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से अलग करते हैं। क्या करते हैं हम, फसल की कटाई जब हो जाती है तो हम अनाज को भूसे से अलग करते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया है। ऐसे जैसे इस प्रकार हो रहा है, अनाज से पृथक किया जा रहा है। इसके अलावा और भी तरीके ये है कैसे अनाज को पृथक करते हैं। इस प्रकार से हम लोग अनाज को पृथक करते हैं। इसके अलावा क्या है, मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। यानी कि मक्खन निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, दूध या दही होता है, उसका हम मंथन करते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दूध या मक्खन को निकालने के लिए, मतलब मक्खन निकालने के लिए दूध या दही में से हम ऐसे बिलोते हैं, तो इस प्रकार से हमारा क्या मक्खन निकलता है। तो ये भी पृथक्करण ही हुआ। इसके अलावा क्या करते हैं हम लोग, रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए भी कपास को ओटते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने ये पाया होगा कि इसमें क्या है, मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम और अमरूद भरे हैं। क्या है, एक कटोरी में आम है और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे। इसके लिए आप क्या है, एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक यानी दूसरे बर्तन में क्या है रख देंगे। क्या ये सही है? तो हम ऐसा ही करते हैं। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। यानी कि जब हमें रेत और नमक दे दिया जाए तो उनको हम हाथ से तो बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते हैं। पहली क्या कह रही है, पहली ये जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। तो क्रियाकलाप 1 क्या कहता है, क्रियाकलाप 1 कहता है, कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयव को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है, तथा कॉलम 2 तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्करण अवयव के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे मिलान करना है हमें। तो इसमें क्या लिखा भाई, चावल से पत्थरों को पृथक करना। अब चावल को पत्थरों से पृथक कर रहे हो। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना। चाय की पत्तियां पृथक करना। तो क्या लिखा है भाई, उद्देश्य उसके लिए हम पृथक करते हैं। तो इसके उद्देश्य क्या है भाई, चावल से पत्थरों को पृथक करना। तो इसमें क्या होगा, ये चावल वाला तो हम अशुद्धियों को, ठोस अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्ती वाले में हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। मक्खन वाले में हम दोनों को उपयोग कर लेते हैं। चावल के अवयव के पत्थर को पृथक करना है तो हम इसमें क्या करते हैं, हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करना।
चाय की पत्तियां का पृथक करना, अनुपयोगी अवयव को दूर करना। ठीक है, हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम पृथक्करण करते हैं। हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि भाई हानिकारक पदार्थ है और अनुपयोगी है, उनको पृथक करना चाहिए। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जैसे कि मक्खन निकालना दूध से, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसे मक्खन से अब छाछ बच गया तो छाछ का भी हम उपयोग कर लेते हैं। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। हाँ, पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कण क्या हो सकते हैं, उनके माप और उनके तरल द्रव्य ये सब क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों को 3 अवस्थाओं में कैसे कैसे हो सकते हैं, ठोस हो सकते हैं अव्यय, मतलब जो बेस्ट मटेरियल है वो ठोस में भी हो सकते हैं, द्रव्य में भी हो सकते हैं और गैस में भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण को पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक विभिन्नता है। तो हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो हम इसके लिए क्या होती है, हमारे पास कई सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम अलग अलग चीज़ों को पृथक्करण करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पृथक्करण करने की जो प्रक्रिया है हस्तचयन है। सबसे पहला क्या है, हस्तचयन है। तो हस्तचयन में करने का मतलब, हस्तचयन का मतलब क्या होता है, हस्त मतलब हाथ, चयन मतलब चुनना, यानी कि हाथ से चुनना। जैसे कि हम अभी ये चित्र में दिखाया जा रहा है, थाली में से ये अनाजों को बीन रहा है, तो ये हाथों के द्वारा चुन के फेंक रहा है अव्यय को, यानी वेस्ट जो बेकार चीज़ें हैं, पत्थर वगैरह, उसमें कंकड़ जो है, तो ये हस्तचयन हो गया। तो इसको क्रियाकलाप की मदद से समझते हैं। क्रियाकलाप 2 में क्या कहता है कि दुकान से खरीदे गए अनाज का पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थरों के टुकड़े, भूसे, टूटे हुए अन्न के कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे और अन्य खाद्य कणों को इससे पृथक कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो हस्तचयन क्या होती है, हस्तचयन की इस विधि का उपयोग हम कहाँ करते हैं, हस्तचयन की इस विधि का उपयोग हम गेहूँ, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसे शुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं है। ऐसी स्थिति में हस्तचयन, हाथ से चुनने के द्वारा पदार्थों को पृथक करना सुविधाजनक विधि लगती है। यानी कि पहले मेथड में होता है हमारे पास हस्तचयन, जिसमें हम हाथों की मदद से किसी भी अशुद्धियों को, कणों को, पदार्थों को निकालने के लिए करते हैं। दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड क्या है, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का उपयोग हम अनाज के कणों को अलग करने के लिए करते हैं। खेतों में से काटने के बाद जो पूरी बोझा होती है अन्नों की, तो उसके डंडियों के साथ जो अन्न लगे होते हैं, चिपके होते हैं इसमें, तो उन अन्नों को अलग करने के लिए हम लोग थ्रेशिंग मेथड का उपयोग करते हैं। तो उदाहरण के तहत समझते हैं ये किस प्रकार कार्य करता है। तो आपने खेत अथवा खलिहानों में क्या है, गेहूँ या चावल की सूखी डंडियों, यानी सूखे पौधे के गट्ठर देखे होंगे। यानी अनाज को काटने के बाद उनको धूप में सुखाया जाता है, वो गट्ठर होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले क्या करते हैं, इसमें धूप में सुखाया जाता है। और प्रत्येक सूखे पौधों की डंडी पर अन्न के कण जो होते हैं लगे होते हैं। और खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान क्या करते हैं भाई, अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते होंगे। इतने सारे पेड़ होते, अनाज होते हैं और पौधे में लगे होते हैं, काटने के बाद सुखाई जाती है, तो उनके कणों को हम लोग हाथ से तो अलग कर नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं वो लोग, थ्रेशिंग मेथड का उपयोग करते हैं, थ्रेशिंग विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आम है, अब अमरूद है, उनको तो वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु जो अन्न कण है आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। जो अनाज होते हैं, गेहूँ चावल क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उनको एक एक तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या करते हैं भाई, इनको उनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा।
तो अण कणों को उसकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? इसमें क्या होता है कि सूखे पौधों की डंडियों से, थ्रेसिंग मेथड क्या होती है? सूखे पौधों की डंडियों से अण कणों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। और इस प्रक्रम में क्या होता है? डंडियों को पीट कर अणु को पृथक किया जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि ये इसके हाथ में अन्न है और उसको क्या है, वो पीट रहा है, तो पीटकर अनाजों को अलग किया जाता है। इस प्रकार हम इसको कहते हैं थ्रेसिंग मेथड। ठीक है, थ्रेसिंग विधि कहते हैं सूखे पौधों की डंडियों से अण कणों को अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को हम थ्रेसिंग कहते हैं। और इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अण कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य जो है वो बैलों की सहायता से भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि क्या होता है कि बीच में खंभा होती है, उसमें बैल बंधा होता है, उसके नीचे अनाज पड़े होते हैं और बैल उसके ऊपर चलता है, और चलने से क्या होता है कि उसके वजन से जो होते हैं अनाज टूट टूट के बिखर जा वहीं नीचे जमा हो जाते हैं। और ऊपर की पोड़े पोड़े जैसे ये ढेड़ी दिख रही है, ये गट्ठर दिख रहे हैं हमें, तो ये पुआल में पूरा लगा हुआ है और यहाँ अनाज है। तो इस अनाज को पीटते हैं और उसके बाद जब बैलों के नीचे रहती है तो ये अनाज अलग हो जाती है और ये अनाज नीचे गिर जाती है और ये ऊपर रह जाती है। फिर इनको अलग कर देते हैं, अनाज को अलग कर देते हैं। तो ये एक तरह का ये भी थ्रेसिंग मेथड विधि है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं निष्पावन की। तीसरी विधि क्या है? निष्पावन। निष्पावन से, पावन मतलब पवन होता है, यानी कि पवनों के द्वारा, हवाओं के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? अनाजों को पृथक्करण करते हैं, अलग करते हैं, जैसा कि इस चित्र में हमको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में जो दिख रहा है वो क्या है? निष्पावन विधि के द्वारा इसको किया जा रहा है। तो इसको कैसे करते हैं इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्रियाकलाप 3 कह रहा है कि सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। आप सूखे रेत ले सकते हैं, लकड़ी के बुरादे ले सकते हैं और सूखी पत्तियों के पाउडर ले लीजिए, और इन सबको क्या करना है? मिक्स कर देना है। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए और मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के जो माप है वो समान है? तो नहीं है। क्या हस्तचयन के द्वारा इन्हें अवयवों को पृथक करना संभव है? तो ये भी संभव नहीं है। अब क्या करेंगे आप? इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। तो यानी कि आप जाना है और किसी समतल जगह पर आपको खड़ा हो जाना, ऊंचे स्थान पर, और मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखना है। और जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक आपको ले जाना है और थोड़ा सा टेढ़ा करके करना है, ताकि क्या करना है? मिश्रण को धीरे धीरे फिसले। तो आपको थोड़ा सा नीचे करना है, प्लेट को हल्का टेढ़ा करना है और हल्का हल्का अनाजों को गिरना है। तो इससे क्या होगा कि दोनों अवयव रेत और जो बुरादा यानी सूखी पत्तियों का पाउडर है वो क्या होगा कि अलग अलग हो जाता है, एक ही स्थान पर गिरते हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि दोनों एक ही जगह गिरते हैं, या कोई ऐसा भी है जो अलग जाके गिरता है? तो इस विधि में क्या होता है कि जो हल्का पदार्थ होता है वो तो आपको अलग गिरेगा, और जो भारी कण होंगे, जो अनाज होगा, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो इसको पढ़ते हैं थोड़ा, क्या होता है निष्पावन विधि। तो इस विधि में क्या होता है कि किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि जो है निष्पावन कहलाती है। यानी कि जब हम किसी ऊंचे स्थान पर अनाजों को ले जाते हैं और हवा में उसको धीरे धीरे गिरते हैं, तो ये क्या होता है? निष्पावन विधि होता है। निष्पावन विधि का उपयोग कैसे करते हैं हम लोग? पवनों तथा अथवा वायु के झोंके द्वारा मिश्रण से भारी या हल्के अवयव को पृथक करने में किया जाता है। यानी निष्पावन विधि क्या कहेंगे? तो निष्पावन का उपयोग पवनों या वायु के झोंकों के द्वारा जब मिश्रण से भारी या हल्के अवयव को पृथक करने के लिए किया जाता है तो इसको निष्पावन विधि कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और इसका उपयोग कैसे करते हैं? तो साधारणतः किसान जो है वो इस विधि का उपयोग जो है वो हल्के भूसे को भारी अण कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। तो निष्पावन विधि जैसा कि हमने चित्र के में देख लिया है, तो इस प्रकार का ये अनाज है, इसको इसने सुपली है। ये सुपली क्या है? ये जो टोकरी से पकड़ रखी है वो सुपली है, ये सुपली है। और इस सुपली में अनाज रखे हैं और धीरे धीरे इसको कर रही है, और जो ये सूप हो गया, सुपली, और हवा की दिशा इधर चल रही है। तो ये जो भूसा है वो धीरे धीरे
भूसा अलग हो रहा है उसके मतलब जो बेकार के वेस्ट मटेरियल वगैरह हैं वो इधर इधर आ रहे हैं और अनाज क्या है वो सीधा यहाँ पर गिर रही है। तो ये होगी निष्पावन विधि, जिस विधि में हवा की मदद से या वायु की मदद से हम अणुओं को पृथक करने के लिए यूज करते हैं। तो ये होता है निष्पावन विधि। ठीक है। तो भूसे के हल्के कण पवन के साथ क्या होते हैं, उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण जो है वो पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेती है। यानी कि वो नीचे नीचे भूसे अलग हो जाती है और अनाज के ढेर लग जाते हैं। और अलग हुए भूसे को क्या करते हैं हम लोग, पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजन में उपयोग किया जाता है। यानी कि पशु के चारों के लिए यूज करते हैं और इसके अलावा भी उपले वगैरह बनाने के लिए भी थोड़ा मिक्स किया जाता है और भी कई चीज़ों में यूज हो जाता है। ठीक है। तो अगला विधि है हमारे पास चालन विधि। तो चालन से पता चलता है आपको चालना है। जैसे कि हम लोग आटा को चालते हैं तो वही चालन विधि है। और ये मसालों को चालने के लिए भी एक चालन विधि है, जिसमें मसालों को इस प्रकार से चाला जाता है जैसे चित्र में दिख रहा है, और आटे को चालने के लिए हम इस प्रकार का यूज करते हैं। तो ये चालन विधि होती है। इसको जरा हम पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है और हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी यानी छन्नी का उपयोग करते हैं। उसमें क्या होता है, आटा डालते हैं, आटा डाला हमने, फिर आटे के छोटे छोटे कण क्या है चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ क्या होती है चालनी में रह जाती है। तो बड़ी अशुद्धियाँ हो जाती है वो चालनी में रह जाती है, छोटे छोटे जो है निकल जाते हैं। प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले जो पत्थरों और भूसों जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है इसी विधि के द्वारा। साधारण इसमें क्या होता है, आटे मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों और भूसे को अलग किया जाता है चलने की विधि के द्वारा। साधारणतः क्या होता है कि गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर सीमेंट वाले चित्र में दिखाया गया था इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आटे को मतलब पीसने से पहले भी इसी प्रकार का होता है, थोड़ी बारीकी होता है, ये थोड़ा ज़्यादा इसके छिद्र जो हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसी प्रकार से इसका यूज किया जाता है। तो चालन द्वारा क्या होता है, पत्थर, डंडियाँ, भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं। अब हमने थ्रेसिंग मेथड के द्वारा अनाज तो अलग कर लिया, लेकिन उसमें क्या है, पत्थर, डंडियाँ, भूसा वगैरह थोड़ी बहुत तो रह जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, तो चलनी के द्वारा हमने उसको चाल लिया, तो गेहूँ रह जाते हैं, उनको दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। जैसे कि अभी ये भवनों में क्या होता है कि रेतों को सीमेंटो मतलब बालू होते हैं, उसमें से छोटे छोटे कणों को, अच्छे वाले बालू को निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। और उसमें बड़े कण होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, वो इस जाली के ऊपर रह जाते हैं। जैसे कि इस जाली के ऊपर इकट्ठा हो रही है ये फालतू के कण जो भारी भारी मोटे मोटे हैं, और बाकी अच्छे वाले सीमेंट और बालू वगैरह हैं वो नीचे आ जाती हैं। तो ये होता है। तो कक्षा में एक चालनी, छन्नी, थोड़ा सा आटा घर से लाइए और चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा को पृथक कर सकते हैं? तो आटा और चाक पाउडर तो वैसे ही मिश्रण हो गया, तो हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो चालन विधि का उपयोग हम मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनकी माप जो होती है, जिनकी साइज जो होती है उनमें अंतर होता है, वो थोड़े बड़े या छोटे होते हैं, को पृथक करने में किया जाता है। यानी कि अब आटा और चाक दोनों तो मिक्स हो गया, अब अगर कोई बड़ा हो या कोई छोटा हो तो ही हम कर सकते हैं अलग, लेकिन चाक और पाउडर और आटा दोनों, तो चाक का पाउडर और चौक का पाउडर और आटा दोनों बराबर है, तो थोड़ा उसको अलग करना मुश्किल है। तो इस विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब चालन विधि का मिश्रण दो ऐसे अवयव जिनकी माप में अंतर होती है, यानी कोई छोटा हो कोई थोड़ा सा बड़ा हो, उनको हम अलग करने के लिए चालन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो हमने अभी तक कौन कौन सी विधि की बात कर ली है? तो सबसे पहले हमने हस्तचयन विधि की बात की है। हस्तचयन विधि में हमने बात किया कि हम हाथों के द्वारा, हस्तचयन विधि में हमने क्या बात किया कि हम हाथों के द्वारा अन्नों को या अनाजों को पृथक करते हैं।
दूसरी विधि हमने पढ़ी थ्रेशिंग विधि, जिसमें अनाजों को अलग करने के लिए उसको या तो इस चित्र के हिसाब से पीटा जाता है, ठीक है, या फिर बैलों के द्वारा उसको रौंदा जाता है जिससे अनाज अलग होते हैं। तीसरा विधि हमने पढ़ा निष्पावन विधि। निष्पावन विधि द्वारा हवा के झोंके द्वारा भारी कणों को हल्के कणों को अलग करने के लिए किया जाता है, जिसमें भूसा वगैरह हल्के कण वो अलग हो जाते हैं और अनाज एक जगह इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। तीसरी विधि हमने पढ़ी चालन विधि, जिसमें हम लोग इसमें भी वही होता है, जिनके अवयवों में मापों में उनके साइज़ों में अंतर होता है उनको पृथक कर लेते हैं। इसमें चालन विधि द्वारा आटे को अलग करते हैं चाल के, सीमेंट वगैरह को बालू को अलग करते हैं चाल के। तो चालन विधि में हम चालते हैं किसी भी चीज़ को और अलग करते हैं, ठीक है। हस्त चयन में हाथों से बिनते हैं। निष्पावन विधि में हवा के द्वारा उसको अलग करते हैं और थ्रेशिंग में हम अनाजों को पीट कर अलग करते हैं। अगला मेथड आता है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। ये इम्पोर्टेंट है और थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है बच्चों को, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अवसादन क्या होता है, निस्तारण क्या होता है और निस्यंदन क्या होता है। तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में थोड़ा छोटे शब्दों में बता देता हूँ, कम शब्दों में, कि अवसादन क्या होता है। तो अवसादन क्या होता है, जैसे कि आपने पानी लिया, पानी में आपने चॉक पाउडर हैं उनको मिला दिया, थोड़े बड़े बड़े चॉक पाउडर हैं, ज़्यादा आटा जैसा पूरा पाउडर नहीं है, थोड़ा उनका चूर्ण है। तो आपने क्या किया, जल में उसको मिला दिया। अब थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि जो चॉक पाउडर है वो थोड़ा थोड़ा नीचे जाके बैठ गई है तली में। तो जब वो नीचे बैठ गई और जल ऊपर रह गया, तब इस विधि को हम लोग कहते हैं अवसादन विधि, ठीक है। अब हम बात करते हैं निस्तारण विधि। अब जो हमने चॉक पाउडर और नीचे बैठ गई या गिलास के ऊपर पानी रह गया है, तो जब हम गिलास को उठाकर धीरे धीरे पानी को अलग करेंगे और जो चॉक थी वो गिलास में रह जाएगी। इस विधि को हम लोग कहते हैं निस्तारण विधि। क्या कहते हैं, निस्तारण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तारण विधि कहते हैं। तीसरा है निस्यंदन विधि। अब हमने चॉक पाउडर से थोड़ा अलग तो किया, लेकिन कुछ चॉक पाउडर क्या हो गया, हमारे पास जल के साथ ही आ गया। तब हम क्या करेंगे, तीसरे में निस्यंदन में हम फिल्टर के द्वारा या फिर हम छन्ने से उसको और छानेंगे, या फिर कपड़े में, क्योंकि कपड़े क्या होते हैं, जो उनके छिद्र होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो कपड़े से छान सकते हैं या फिल्टर पेपर का यूज करके छान सकते हैं। तो छानते हैं आखिरी में, तो निस्यंदन विधि कहलाती है, ठीक है। तो अवसादन में जब जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, निस्यंदन में हमने उसको निकाल दिया जल को और कण उसी में रह गए, और निस्तारण में फिर निस्यंदन में हमने क्या किया, जो कण थोड़े बहुत पानी में आ गए थे हमने उनको फिल्टर पेपर के द्वारा या फिर चलनी के द्वारा हमने या कपड़े के द्वारा हमने उसको छान लिया। तो ये निस्यंदन विधि हो गया। इसको विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी मिश्रण के अवयव को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण होते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं। तो प्राय पकाने से पहले क्या करते हैं हम लोग, चावल या दालों को जल में धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं और ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? तो अभी चावल ही डूबेगा, क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है, देखा होगा आपने। तो मिश्रण में जल मिलाने पर क्या होता है, भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। यानी क्या होता है, जब हमने मिश्रण किया और उसमें मिश्रण से क्या हुआ, मिश्रण में जल मिलाने पर जो भारी अवयव कण थे, जो चॉक पाउडर था, वो क्या हो गया, नीचे तली में बैठ गया और इसी प्रक्रम को हम अवसादन कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है, हमने जल मिलाया, जल में मिलने के बाद क्या होगा, जल डाला उसमें और ये जो भारी कण होंगे यहाँ नीचे बैठ जाएगी और जल है ऊपर रह जाएगी। मिट्टी एवं जल का मिश्रण है, तो मिट्टी जो है बाद में नीचे बैठ जाएगी, जम जाएगी और पानी ऊपर ऊपर रह जाएगा। तो जब नीचे मिट्टी बैठ गई, इसी प्रक्रिया को हमने नाम दे दिया है अवसादन, ठीक है।
और अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए, अब क्या करना है, जो अपसादित मिश्रण है उसको बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। यानी कि अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे जल बैठ गई, अब यहाँ अरे जल कह रहा हूँ, मिट्टी बैठ गई, यहाँ क्या हुई, मिट्टी बैठ गई। अब हमने जल को धीरे 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 इसमें निकाल लिया। तो जब हमने इसको निकाल लिया तो अब क्या हुआ, यहाँ मिट्टी कण तो यहीं रह गए और जल जल जो नीचे आ गई। ये हो गया हमारा निस्तारण विधि। यानी अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया क्या कहलाई, हमारी निस्तारण विधि कहलाई। यानी जब हम किसी भी मिश्रण को अलग करने के लिए ऊपर वाले पदार्थों को अलग गिलास में धीरे धीरे डाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो वो हो गया निस्तारण विधि। आइए हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनमें अवयव को अपसादन और निस्तारण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग चाय देखते हैं, चाय को आप बिना छाने भी निस्यंदन और अपसादन विधि के द्वारा अपसादन और निस्तारण विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है। यानी कि द्रव्य होते हैं लिक्विड, उनको पृथक करने के लिए भी आप ला सकते हैं जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। क्या होता है, जो आपस में मिश्रित नहीं होता उनको ही अपसादन विधि और निस्यंदन विधि द्वारा निस्तारण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। निस्तारण विधि उदाहरण के लिए आप क्या है, तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी तेल तो क्या होती है, ऊपर ऊपर पानी की रहती है, तो आप थोड़ा देर उसको छोड़ देंगे तो वो तेल ऊपर ऊपर आ गई, तो वो हो गया अपसादन। और जब हम तेल को गिलास में डालेंगे तो तेल ऊपर ऊपर आ जाएगी, पानी बच जाएगी, तो वो हो जाएगा हमारा निस्तारण। तो ये द्रव्य के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो दो पृथक परतों में बट जाते हैं। यानी जो जल और तेल अलग अलग बट जाती है, और इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत पर बनता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो मैंने बता ही दिया है कि तेल ऊपर रह जाएगा, तेल को हम निकाल लेंगे, ऊपर से टेढ़ा करके निकाल देंगे, जल बच जाएगा, और बाकी थोड़ा बच जाएगा तो उबाल देंगे। तो एक तरह से ये हो जाता है। आइए फिर से ठोस तथा द्रव्य के किसी मिश्रण पर विचार करें। अब मैंने चाय तो बता ही दिया आपको कैसे करना है, तो एक चाय भी हो सकता है और तेल भी हो सकता है, तो इस विधि का उपयोग करके देखते हैं। परंतु क्या आपने चाय में कुछ पत्तियाँ आपने चाय किया, तो चाय में अभी जब आप चाय को ऐसे बिना छलनी से छाने ही अगर आप उसको दूसरे बर्तन में करते हैं तो क्या होगा, थोड़ा बहुत चाय की पत्तियाँ तो बची जाती है। तो उसको क्या करना है, आपको छलनी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर लेते हैं। तो जब छलनी के द्वारा आप अलग करेंगे तो इस विधि को हम लोग निस्यंदन विधि कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, निस्यंदन विधि, इसको कहते हैं फिल्टर करना। तो तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि का अच्छी है? तो मेरा मानना है भाई अब निस्यंदन विधि का उपयोग करें, क्योंकि आप चाय की छन्नी से करेंगे तो बिल्कुल जल्दी छन जाएगा, साफ़ सुथरा, बिना टेंशन के। और निस्तारण विधि से करेंगे तो कुछ चाय की पत्तियां जो हैं वो गिलास में आपके आ जाएगी। तो निस्यंदन विधि जो है सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो पहले है अपसादन विधि, इसमें आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, स्थिर हो जाती है, तो अण के कण है वो अलग अलग हो जाती है, भारी कण नीचे बैठ जाती है और हल्के कण ऊपर आ जाती है। फिर निस्तारण विधि के द्वारा उनको हम लोग अलग कर लेते हैं बिना छन्नी से छाने, फिर निस्तारण विधि द्वारा। और निस्यंदन विधि द्वारा हम लोग फिल्टर के द्वारा, छन्नी के द्वारा, कपड़ों के द्वारा अलग करते हैं। फिल्टर कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का फिल्टर होता है। ये हमारा फिल्टर पेपर है जिसकी मदद से छानते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो इससे छानना बहुत इजी होता है और साफ और अच्छा आपको पृथक करके देता है।